इमेजिन कि तुम और तुम्हारा दोस्त बिगड़ी हुई बाप की घमंडी लड़की को सबक सिखाने के लिए सड़क छाप से करोड़पति बन जाओ। जिंदगी में तुम्हें सारी चीजें मिले और तुम फिर 10,000 करोड़ के मालिक बन जाओ। स्टोरी की शुरुआत में हारू नाम का लड़का बताता है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन इन सभी की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। छोटे शब्दों में कहूँ कि अगर इतने पैसे तुम्हारे पास हो तो तुम दुनिया की कोई भी चीज चुटकी बजाते ही खरीद लो। उसकी बात गाकू को समझ नहीं आती। वो सोचता है कि इसके साथ यहाँ कैसे फंस गया। तब उसको दिन याद आता है जब हारू ने उसको गुंडों से बचाया। और तब शुरू हुआ जब गाकू ने अपनी जिंदगी की सबसे महंगी चीज खरीदी। वैसे तुम कमेंट से बताना तुमने सबसे महंगी चीज कौन सी ली है। वो इतना घबरा के चलता है कि कुछ बदमाशों की उस पर नजर पड़ जाती है और तभी वो उसको पकड़ के कहते हैं कि तू ये हमें दे दे। वो उनको समझाता है कि उसने अपने 10 साल की मेहनत के पैसे बचा करके खरीदा है। तब यहाँ पे हारू एंट्री मार के कहता है कि उसको छोड़ दो। गुंडे उसको जाने को कहते हैं तो वो कहता है कि ठीक है आऊंगा तो फिर पुलिस के साथ ही आऊंगा। और चुटकी बजाती है वो गुंडों को पीट देता है। इधर तभी डिलीवरी गाय उसको देख के कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। ये देखते ही अपना हारू गाकू को लेके वहाँ से भाग जाता है। आगे वो दोनों भाग कर आते हैं। दोनों ही बहुत तेज हाँफ रहे थे। हाकू बताता है कि अरे यार वहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ था उसने नोटिस ना कर लिया हो, क्योंकि कैमरे को ट्रक ने ढका हुआ था और हाकू ने फिर उनकी अच्छे से पिटाई करी। जैसे ही ट्रक वहाँ से हटा तो हाकू को कैमरे में देख लिया होगा। उसके बाद उनके गाकू डर जाता है और सोचता है कि इससे दूर ही रहना बेहतर है। तभी हारू बताता है कि अगर कैमरे में मेरी फोटो आ गई होगी तो मैं जिस स्कूल में जाने वाला हूँ वो मुझे नहीं लेंगे। और ये सुनते ही भाई गाकू नया लैपटॉप निकाल के वहीं शुरू हो जाता है। उसको पता था कि जो वो काम कर रहा है वो इलीगल है, लेकिन इस एहसान के बदले इतना तो बनता है। वो अपने हैकिंग स्किल्स का यूज करके यहाँ के लोकल वाईफाई से इस जगह की सिक्योरिटी को एक्सेस करके उस कैमरे में से वो रिकॉर्डिंग उड़ा देता है। जैसी वो ये बात हारू को बताता है वो काफी खुश होता है और उसको कहता है कि क्या तुम $100 ट्रिलियन ट्रांसफर कर सकते हो। हारू मना करता है क्योंकि बैंकिंग और मॉनेटरी मनी सिस्टम काफी ज्यादा क्लोज्ड होते हैं। इधर हारू गाकू को कहता है कि तुम कंप्यूटर जीनियस हो, पक्का कंपनियां तुम्हारे लिए लड़ेंगी। गाकू सुनकर खुश होता है क्योंकि बचपन से उसका एक सपना है कि वो बड़ी टेक कंपनी में काम करे। आगे अगली सुबह कुछ लोग हारू के पास आके कहते हैं कि हमने सुना तुम इंटरव्यू दे रहे हो। वो कहता है कि अफवाह फैली हुई है लेकिन बात सच है। आगे गाकू के पास जाता है। गाकू को काफी सारे इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था। आगे दोनों सोचते हैं कि जापान की बड़ी IT फर्म ड्रैगन बैंक में इंटरव्यू देंगे। आगे इधर एक बढ़िया सी गाड़ी आती है, उसमें से एक अच्छी सी मॉडल बाहर आती है और हमें पता चलता है कि वो इस कंपनी की प्रेसिडेंट की बेटी है जिसका नाम किरिका है। जहाँ इसका काम था कि कंपनी के बाकी डायरेक्टर्स के साथ मिल करके लोगों का इंटरव्यू लेगी। आगे इंटरव्यू शुरू होता है। काफी सारे लोग एक ही बात को कॉपी पेस्ट करे जा रहे थे। डायरेक्टर्स को पसंद आती है तो वो कुछ को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ये लड़की सबको रिजेक्ट करती है। तभी एंट्री होती है अपने गाकू की, जो कि काफी घबराता हुआ आता है। वो इतना घबरा रहा था कि वो कुर्सी से भी नीचे गिरता है। आगे बताता है कि जब से छोटा था वो तब से इस कंपनी की मैगजीन्स पढ़ रहा है। डायरेक्टर्स बताते हैं कि हमने मैगजीन कब का छापना बंद कर दी। वो इतना घबरा के बोल रहा था कि डायरेक्टर्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो बताता है कि कैसे वो मैगजीन्स को लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। उसके पास लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं थे और वो उनके उन इनिशिएटिव्स को काफी पसंद करता है। जब साइबर अटैक हुआ था इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करा। ये सब बातों से भाई ये किरिका काफी इंप्रेस होती है। आगे डायरेक्टर्स को समझ नहीं आता कि फाइनल राउंड तक कैसे पहुंच गया। आगे किरिका डायरेक्टर्स को कहती है कि हमारी कंपनी काफी स्लो हो चुकी है, मैं चाहती हूँ कि हमारी कंपनी में सारी तरह के लोग आए। डायरेक्टर्स यही सोचते हैं कि अभी इसको जो बोलना है बोलते रहने दो, आखिर में हम ही लोग छांट के निकाल देंगे। आगे तभी एंट्री यहाँ पे हारू की होती है। हारू काफी कॉन्फिडेंटली लोगों से बात करता है। इन डायरेक्टर्स का वो दिल जीत चुका था। उनको काफी खुशी होती है कि हारू काफी कॉन्फिडेंट है और हमसे अच्छे से बात कर रहा है। लेकिन किरिका को उसकी चाल समझ आ जाती है। ये वही चाल अपना रहा था जो कि बाकी लोग भी अपनाते हैं, कि वो अपने से ज्यादा सामने वालों की तारीफें कर रहा था। वो बता रहा था इंजीनियर्स कितने हार्डवर्किंग होते हैं। किरिका समझ जाती है कि ये सिर्फ भर भर के यहाँ पे झूठ बोल रहा है। आगे डायरेक्टर उससे कहते हैं कि तुमने लैंग्वेज में सब टिक क्यों करा। हारू बताता है कि उसको सारी लैंग्वेजेस आती है। आगे तभी किरिका उसे चाइनीज और फ्रेंच में कुछ पूछती है। वो रुक करके अपने स्पेक्स हटा करके उसका चाइनीज और फ्रेंच में ही जवाब देता है, जिससे भाई डायरेक्टर लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। आगे गाकू घर पे बैठ के सोचता है कि शायद हारू भी रिजेक्ट हो गया होगा और अब उसको कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी होगी। तो वो क्लीनिंग साइट में चला जाता है जहाँ उसको विंडोज साफ करनी थी और उसको कुछ और भी चीजें दिख रही थी। वो उसी बिल्डिंग को साफ कर रहा था जिस बिल्डिंग में जाने का उसका सपना था और उसको याद आता है कि उसने बचपन से जिस सपने के लिए मेहनत करी अब वो टूटता चला जा रहा है और शायद अब यही उसकी किस्मत है और ये सोच के वो रोने लगता है। आगे सफाई करते हुए उस शीशे को साफ करता है जहाँ पर उन सभी को ट्रेनिंग मिल रही थी जो सिलेक्ट हुए। तभी यहाँ पे हारू आता है और कहता है कि उसकी जगह किसी और को ले लिया गया है और वो अब ये जॉब पार्ट टाइम कर रहा है। गाकू कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसको जॉब मिल गई लेकिन तुम्हारे से ईमानदार और स्मार्ट आदमी को जॉब नहीं दी। ये काफी बेकार कंपनी है इसलिए मैंने छोड़ दी। मैं चाहता हूँ कि किसी दिन मेरे पास $100 ट्रिलियन हो और मैं ऐसी कंपनी खरीद लूँ। आगे उस स्प्रे के थ्रू उन्हीं विंडो पे अपना डिटेल नक्शा बनाने लगता है। उसकी बातें सुनकर गाकू काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है। उसकी बातें सुनकर उसको लग रहा था कि मानो हारू वो सारी चीजें सच कर देगा जो वो बोल रहा है। आगे फिर आखिरी चीज पे प्रेसिडेंट और उसकी बेटी को देखता है और फिर उस स्प्रे से लिखता है कि एक दिन ये कंपनी और मैं तुम दोनों को पालूंगा। और तभी गाकू करंट सीन में आता है और कहता है कि अब यहाँ से हमारा गेम शुरू होगा। वेल आगे गाकू बताता है कि जॉब मिले या ना मिले उसका एक ही सपना था कि उसका घर एक समुद्र के पास हो, उसके पास उसका फेवरेट डॉगी भी हो और एक ऐसी लड़की हो जो उसको प्यार करे। आज उसकी कंपनी समुद्र के पास है। उसकी सेक्रेटरी पूछती है कि तुम्हारा सपना पूरा हुआ ना। गाकू कहता है कि मैंने जिस व्यू के साथ सोचा था उस व्यू के साथ तो पूरा नहीं हुआ और अब समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया। सेक्रेटरी दिखाती है कि वो और हारू ये दोनों ही 21वीं सेंचुरी के यंगेस्ट बिलियनर हैं और फिर वो चिल्लाता है कि मेरा ऐसा कोई सपना भी नहीं था। आगे उसके ऑफिस में नए नए फर्नीचर्स भी आ रहे थे तो कहता है कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मल में भी काम चला लूंगा।
सेक्रेटरी बताती है कि तुम इस चेयर को देख रहे हो, कितनी बेकार चेयर है ये, इसको भी अब चेंज करना होगा। गाकू कहता है कि नहीं नहीं, इसके साथ मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। सेक्रेटरी चिल्लाती है कि इस कुर्सी ने ऑलरेडी काफी ज्यादा आंसू और पसीने देख लिए हैं, और वैसे भी तुमने कहा था कि मैं अगर तुम्हारी सेक्रेटरी बन जाऊं, लेकिन तब भी मेरा काम होगा कि मैं तुम्हें दोस्त की तरह ही समझूं। आगे उसको इस कुर्सी से वो दिन याद आता है जब इन दोनों ने अपने बिजनेस को शुरू किया था, जहाँ उस वक्त अपने रूम में गाकू ने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ था और कुछ सस्ते से गद्दे भी लाया था ताकि यहाँ बैठ के काम करेगा। तभी दिखता है कि हाकू एक कुर्सी लेकर आ गया। आगे हैरान हो जाता है कि इसने कुर्सी खरीद ली, तो वो उससे पूछता है कि हमने कंपनी शुरू करने के लिए एक दूसरे के 1-1 लाख रुपए लगाए थे, तो बताओ ये कुर्सी कितने की है। भाई ये सीधा बोल देता है कि ये कुर्सी ही 2 लाख की है। ये सुनते ही पागल हो जाता है और कहता है कि हम कंगाल हो गए। हाकू कहता है कि ये कुर्सी काफी कमाल की है, इसमें नीचे भी छेद लगे हुए हैं, तो हवा नीचे से ही पास हो जाएगी, तो मैं ऊपर उठने की जरूरत नहीं। आगे सोचता है कि वो यहाँ पे कुशन में बैठा हुआ है और ये अपने लिए चेयर ले आया। तभी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये चेयर तुम्हारे लिए है, तुम हमारे इंजीनियर हो, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपने इंजीनियर्स को नहीं पूछते। आगे फिर पूछता है कि मैं बिजनेस किस चीज का करना है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। वेल फिर सुबह होती है, ये दोनों ही सूट पहनकर तैयार थे कि इन्वेस्टर्स से पैसे लेंगे, और उसके लिए भाई हाकू ने एक फर्जी प्लान बनाया हुआ था, और इनका मेन प्लान था कि ये 3 करोड़ या लाख रुपए तक निकालेंगे। तभी वो गाकू को समझाता है कि बिजनेस प्लान हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट करना होगा। इस चीज के बारे में फोन पे सर्च करता है और ये बात सच निकलती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का माइंड ऐसे ही काम करता है कि मैं सामने वाले को पैसा दूंगा और वो मेरे पैसे बढ़ा के दे। आगे वो लोग एक इन्वेस्टर से मिलते हैं जिसे हाकू ने इतना झूठ बोल बोल के इम्प्रेस कर दिया था कि वो उससे पूछ ही लेता है कि जरा बता तुम्हें कितना पैसा चाहिए। इधर गाकू जैसी 3 करोड़ बोलने वाला था, तभी हाकू सीधा 50 करोड़ बोल देता है, जहाँ इन्वेस्टर उनको फिर भीगती हुई बारिश में छोड़ के चला जाता है। गाकू से चिल्ला के कहता है कि यार 3 करोड़ भी तो काफी थे, 50 करोड़ क्यों बोले। उसकी यही सोच थी कि यार जितना बड़ा दाव खेलो उतना बढ़िया। आगे फिर रात को ये सभी इन्वेस्टर्स को मैसेज करते हैं और गाकू कहता है कि अगर हम ऐसी करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हाकू कहता है कि हम लोग सड़क छाप लोग हैं और हमें वही करना पड़ेगा। ऐसा करते करते ये 4-5 इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, लेकिन कोई भी इनको फंड नहीं देता। आगे कैफे में आके ये लोग बैठे हुए थे। गाकू कहता है कि किसी ने भी हमें फंड नहीं दिया, और तभी उससे पूछता है कि तुम इतना मेंटली ठीक क्यों हो। वो कहता है कि यार मैं भी परेशान ही हूँ, लेकिन याद रखो स्मार्ट से स्मार्ट बंदा भी 500 में से सिर्फ 5 लोगों को ही फंसा पाता है। इस उनका गाकू सोचता है कि पहला आदमी सही था, हमने खामा का बड़ा अमाउंट बोल दिया। तभी हाकू कहता है कि अरे नहीं नहीं, मेरे पास एक बड़ा इन्वेस्टर पड़ा हुआ है। वेल आगे दोनों ही किरीका के पास चले जाते हैं जहाँ वो जिमिंग कर रही थी। वेल इसको देखते ही परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि यार इसने इसको चूज कर लिया। आगे कहती है कि तुम पागल तो हो और मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर पैसे इन्वेस्ट करूं। हारू कहता है कि देखो आप हमें पसंद तो करती हैं, वरना अभी तक हमें धक्के मार के बाहर निकाल चुकी होती। तभी कहता है कि हम यहाँ पे किसी के मेहमान नहीं है, हम यहाँ पे जिम मारने आए हैं। इधर सुनते ही भाई गाकू पागल हो जाता है कि ये जिम कराएगा। जहाँ इधर गाकू से भाई 20 किलो की रॉड भी उठाई नहीं जा रही थी, जिसपे अभी वेट लगा भी नहीं है। किरीका कहती है कि तुम लोग ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई बिजनेस प्लान नहीं है, लेकिन तब भी मैं तुम पे इन्वेस्ट करूं। इधर इसकी बात सुनकर गाकू समझ जाता है कि हमारा यहाँ पे बस टाइम वेस्ट होगा। तभी जिम वाला उसको रोक के कहता है कि तुमसे जब बारी नहीं उठाई जा रही तो यहाँ पे क्यों, चले जाओ ना यहाँ से। तभी उसको अपना बचपन का दिन याद आता है जब सारे बच्चे उसको कहते थे कि तुम किसी काम के नहीं हो। तभी हाकू कहता है कि जिम सबके लिए होता है, नए से पुराने बंदे के लिए भी। जब अपनी शर्ट उतार के जिम करने को तैयार था, जहाँ हम देखते हैं भाई उसने काफी ज्यादा वजन लगा दिए। गाकू परेशान हो जाता है कि ये तो 200 किलो से भी ज्यादा लग रहा है, और जैसे ही भाई अपना हाकू उठाता है, जिम वाला हैरान हो जाता है और सोचता है कि यार इतना वेट तो मैं भी नहीं उठा सकता, ये तो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। जहाँ वेट उठाते हुए किरीका को कहता है कि मुझसे अच्छा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। किरीका कहती है कि प्रोडक्ट बोल करके मुझे हंसाओ मत, मुझे पता है तुम में कितनी पोटेंशियल है, और गाकू तुम में भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है, और मैं तुमसे मिलने को सिर्फ इसलिए तैयार हूँ क्योंकि तुम दोनों एक साथ काम कर रहे हो। इधर आगे हम देखते हैं कि किरीका शावर ले रही है, मैनेजर उन दोनों पे नजर रख रहा है, और जिम वाले को पता चलता है कि वेट तो नकली थे। किरीका को भी इस बारे में ऑलरेडी पता था। किरीका यही सोचती है कि उसने मेरे सामने इतना बड़ा प्रैंक करा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने 100 kg का वजन उठाया। आगे अपने मैनेजर को कॉल करके कहती है कि इनको अंदर भेजो। जहाँ किरीका उनको कहती है कि तुम दोनों आपस में काफी अलग हो, जब भी 2 लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक वक्त आती है उन दोनों का बिजनेस टूट जाता है। ये सुनते ही गाकू सोचता है कि यार अभी तक हारू के साथ ही रहा हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हारू किरीका को कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना ही अकेले हैं। किरीका कहती है कि बहुत लोग इस सवाल का जवाब ये कहते हैं कि हम लोग 50-50 कर लेंगे या फिर हमारे पास बैकअप प्लान पड़ा हुआ है, लेकिन इतना अजीबोगरीब जवाब सुन के मुझे हंसी आ गई। आगे किरीका उससे पूछती है कि तो बता तुम्हें स्टार्टअप के लिए कितने पैसे चाहिए। गाकू काफी हैरान और घबराया हुआ था क्योंकि हर बार वो यहीं पे फंस रहा था। आगे बताती है कि वो उनके स्टार्टअप पे 100 करोड़ इन्वेस्ट करने को तैयार है। आगे तभी हारू पूछ लेता है कि तुम इतना सारा पैसा कैश में क्यों दे रही हो, कहीं ब्लैक मनी तो नहीं। ये सुनते ही हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी जैसे तुमने जिम में फॉर्म रखे थे वैसे ही। इसकी हरकतें देखकर मैनेजर यही सोचता है कि किरीका दिखने में तो मॉडल जैसी है, लेकिन इसका दिमाग काफी तेज चलता है और कभी कभी ये बच्चों जैसी हरकतें करती है। आगे तभी गाकू कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये पैसे नकली हैं। तभी वो बताती है कि सारे नोट असली हैं। इसे सुनकर के भैया घबरा जाता है। किरीका कहती है कि तुम इन पैसों को रख सकती हो, हर स्टार्टअप के लिए पैसे काफी होते हैं। तभी हारू कहता है कि इसके साथ तुम्हारी कुछ शर्तें होंगी, बताओ वो शर्तें क्या हैं। और तभी वो कहती है कि हाँ मुझे तुम लोगों को अपना जो बनाना है। आगे हारू कहता है कि उनको अब नया ऑफिस लेना होगा, एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। किरीका कहती है कि हाँ दिखावा भी जरूरी है, बाय द वे तुम्हारी घड़ी बहुत बढ़िया है। आगे वो गाकू को बताता है कि ये घड़ी उसने तब खरीदी थी जब वो 20 साल का था और उसने पार्ट टाइम जॉब करके ये घड़ी ली थी। आगे गार्ड को बात याद आती है जब उसने किरीका को कहा था कि आप इनको इतने पैसे क्यों दे रही हैं। किरीका का मानना था कि इनका हर एक एम्प्लॉय एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। आगे वो उनके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखती है और कहती है कि मैं 51% कंपनी की हिस्सेदारी लूंगी। गाकू ये सोचता है कि उसको इस चीज के बारे में इतना पता नहीं, लेकिन कंपनी में जितना
जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ही कंट्रोल होगा। आगे हारू उसको कहता है कि हम लोग नौसिखिया एंटरप्रेन्योर नहीं है, हमें कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। तभी वो उन सभी इन्वेस्टर्स की लिस्ट लाती है जिन्होंने इनको पैसे देने से मना कर दिया। आगे वो इन दोनों को मैनिपुलेट करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ, तो तुम्हें मेरी सारी शर्तें माननी होगी। आगे उसको डेवल इन्वेस्टर बोलते हुए उसका हाथ पकड़ के उसका शुक्रिया करता है और फिर वो कहता है कि मैं सब लिस्ट अपने वकील के पास भेज दूंगा और देखते हैं वो क्या कहता है। गाकू यही सोचता है कि यार हमारे पास वकील कहाँ से आ गया। आगे इधर फंड्स मिलने की खुशी में भाई ये दोनों यहाँ पे दबा के पार्टी करते हैं। गाकू तभी उससे पूछता है कि ये लोग कौन है। वो बताता है कि ये सभी लोग मेरे दोस्त हैं। आगे गाकू उससे पूछता है कि क्या तुम उसकी सारी शर्तें मानने को तैयार हो। हाकू कहता है कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, उसने हमें जबान दी है और जो भी लोग हैं उन सभी के लिए क्रीका अंबानी की तरह है, तो अंबानी जहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाला है उधर बाकी लोग भी जरूर करेंगे। इसको इस तरीके से समझो कि इलॉन मस्क तुम्हारी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा, उसने बस जबान दी है, तुम्हें पैसे नहीं दिए, तुम इसके थ्रू बाकी इन्वेस्टर्स की तरफ अप्रोच करोगे और वो तुम्हें पैसे देंगे। और भाई इनके आसपास के लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था, उनको बस फ्री का जूस और चिकन खाना था। तभी साइड में एक महिला बताती है कि ड्रैगन बैंक जो एक सिक्योरिटी चैंपियनशिप कराने वाला है। जहाँ गाकू बताता है कि एक ऐसी चैंपियनशिप होती है जहाँ पे दुनिया भर के हैकर लोग आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से भी आते हैं और एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं और जो भी उसको जीतता है वो काफी फेमस हो जाता है। गाकू को पता था कि उसकी बस की नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के हैकर आ रहे हैं, लेकिन हारू को फर्क नहीं पड़ता तो वो वहीं रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। आगे गाकू कहता है कि भाई अपनी कंपनी का क्या नाम रखेंगे। वहीं इधर ये गार्ड लेडी को बताता है कि गाकू और हारू ने ही चैंपियनशिप के रजिस्ट्रेशन कर दी है और उन्होंने काफी अलग नाम रखा है। बाकी लोग भी ये नाम देख करके हैरान थे। हाकू बताता है कि भाई कैरेक्टर लिमिट नहीं थी, तो हमारी टीम का नाम है कि किरिका हमें 100 करोड़ रुपए देगी, उसके बदले में हमारी कंपनी का 51% लेगी, तो अगर किसी के पास बेटर ऑफर है तो बता देना। कितना ज्यादा स्मार्ट मूव खेला इसने, तुम लोगों ने देखा। और अगली सुबह ही भाई अपना हारू गाकू को जो है काफी सारी हैकिंग किताब दे देता है। वहीं इधर ये गार्ड अपनी लेडी को बताता है कि भाई अब 12 लोग ही टीम में आगे जा पाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई पहुंच भी पाएगा। किरिका बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उम्मीद है कि वो दोनों पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही गार्ड को बहुत गुस्सा आता है कि इसको मुझसे ज्यादा उन पे क्यों भरोसा है। वहीं तक गाकू अपने रूम में जाता है और वो सोचता है कि यार आज क्वालीफायर है, ये कहाँ गया, और दिखता है कि फोटो में तो मौज मस्ती कर रहा है। अंदर घुसते ही वो देखता है कि उसका रूम काफी चमचमाया हुआ है, खाने पीने की चीजें रखी हुई है। गाकू फिर लग जाता है क्योंकि ये इवेंट 24 घंटे चलेगा और ये दोपहर के 1 बजे शुरू होगा। एंटर करते ही उसके पास काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसको बताया जाता है कि कितने क्वेश्चंस के कितने पॉइंट्स मिलेंगे। जहां अपनी कोडिंग स्किल की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसको खुशी होती है कि शायद ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, लेकिन बेचारे को सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता है। आगे दुनिया भर के लोग और कंपनियां रेडी थी कि वो इस टूर्नामेंट को जीतेंगी। काम करते करते रात हो चुकी थी। गाकू देखता है कि बड़ी टीम्स को 2000 पॉइंट्स मिल गए और उनकी टीम के पास बस 900 पॉइंट्स हैं। आगे तभी हारू उसके रूम में आता है और कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुम मिड पॉइंट्स टेबल पे आ गए। और तभी वो उसके पास लैपटॉप खोलता है, वो मीटिंग ऑन करता है और देखता है कि 100 अलग अलग हैकर्स उसके सपोर्ट में है। वैसे तो ये चीज इलीगल है, लेकिन ऑनलाइन में किसको क्या ही फर्क पड़ रहा है। और तब गाकू को समझ आता है कि ऐसी पार्टी नहीं कर रहा था, ये हैकर्स की एक टीम बना रहा था इस मैच के लिए। तभी गाकू सोचता है कि इनको कन्विंस करने के लिए इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए। और तभी उसका हाथ देख के रोने लगता है क्योंकि उसने अपनी घड़ी बेच दी। वो यही सोचता है कि तुम मुझ पे भरोसा क्यों कर रहे हो, बचपन से किसी ने मुझ पे भरोसा नहीं करा, मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तभी हारू कहता है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि यार तुम पक्का जीतोगे। वेल आगे उसके अंदर आग लग जाती है, वो सोच के रहता है कि वो इस टूर्नामेंट को जीतेगा। वेल आगे इधर अपना हाकू रात को गेम खेल रहा होता है और वो भी इस टूर्नामेंट का पार्ट था जो कि उसको समझ नहीं आता। तो तभी गाकू आके इसकी मदद करता है। गाकू रात भर काम करता है तो वही हारू उसके लिए बढ़िया सा फ्राइड राइस बनाता है और वो वाकई में काफी ज्यादा बनाया हुआ था। आगे उनके कलीग्स कहते हैं कि क्यूआर कोड वाला भी एक हैकिंग ऑप्शन है, जिसके बारे में गाकू हारू को बताता है कि अगर हम क्यूआर कोड के बॉक्स चेंज कर ले तो हम किसी को भी हैक कर सकते हैं। तभी हारू कहता है कि यानी कि हम पेटीएम के क्यूआर कोड्स भी चेंज कर सकते हैं। इधर मौज मस्ती करने के बाद इनके पास अब 10 घंटे और बचे हैं। आगे उनके पास एक 777 नाम का क्वेश्चन भी था जो बाद में सॉल्व करने वाले थे। तभी उनके सामने एक क्वेश्चन आता है जिसमें उनको साउंड के बेस पे बताना होता है। जहाँ हारू तुक्के में स्टार वॉर्स बोल देता है और आंसर वही निकलता है। आगे हारू बताता है कि इसका जवाब मैंने सोचा कि सुपर मारियो होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिसकी मूवी भी बनी हो, तो मैंने तुक्के में बोल दिया। और तभी हारू गाकू को एक एडवाइस देता है कि जो 777 वाला क्वेश्चन है उसको याद से आखिर में करना। वेल यहाँ सुबह हो चुकी थी, इन्होंने खाना खा लिया था और वो दवाइयां भी खा ली थी जिनसे लोग जगे रहे। आगे जूम मीटिंग में जो भी थे वो भी चले गए थे। हारू बहुत खुश होता है कि ये लोग 50वीं रैंक पे आ गए। गाकू बताता है कि इनको 12th होना पड़ेगा, 13 हुए तो भी कुछ फायदा नहीं है। तभी उसकी आदत है कि 777 वाला क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस एक ही अटेम्प्ट था। वो इधर उधर से मेहनत करता है, उसको क्वेश्चन मिल जाता है और क्वेश्चन था कि सबकी शुरुआत में एक खजाना छुपा है और वो सीधा उस चीज को उठा के कॉपी पेस्ट करने वाला था कि तभी हारू उसका हाथ रोक लेता है और तभी कहते हैं कि सारी टीम्स को देखो कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई। तुम्हें लगता नहीं है कि इस आसान सवाल के लिए कुछ ज्यादा ही पॉइंट्स मिल रहे हैं, कोई भी टीम इसको सॉल्व क्यों नहीं कर पाई। आगे सोचता है कि एक ट्रैप की तरह हो सकता है, इसका असली आंसर क्या हो सकता है। तभी उसको याद आता है कि ये हमारा यूजर नेम भी हो सकता है क्योंकि वही एक चीज है जिसमें कैरेक्टर लिमिट नहीं है और इजीली हैक की जा सकती है। आगे कोड डालता है और फाइनली उसको जवाब मिल जाता है। अब इनके पास बस 2 मिनट बचे थे और एंटर करने से पहले ही काकू रुक जाता है। वो कहता है कि अब तक तुमने मुझे जो भी बोला मैंने सारी चीजें करी, तुम्हारे साथ रह करके काफी एडवेंचर लगा मुझे और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर कंपनी शुरू करूंगा। हारू कहता है कि मुझे पता है दोस्त, हम दोनों सबसे चालाक इंसान बनेंगे। और बस वे 24 घंटे हो जाते हैं, वो एंटर दबा देता है और फाइनली ये इवेंट खत्म हो जाता है। तभी हम बड़ी सी बिल्डिंग में एक आदमी को देखते हैं जो इनका रिजल्ट देख के काफी इंप्रेस होता है। हारू गाकू के पास आके उसको बताना चाहता था कि वो लोग टॉप 12 के अंदर आ चुके हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा सो रखा था और उठते ही वो देखता है कि उसके रूम के आसपास इसने काफी सारे फ्लावर्स बिछा दिए और तब उनको
उनको फ्लावर के अंदर से कार्ड मिलता है जिससे पता चलता है कि ये सब किरिका ने भेजा है। जब उनको कॉल मिला करके उनको कांग्रेचुलेट करती है और कहती है कि तुम कितने चालाक हो, तुम मेरे नाम से पैसे हटना चाहते हो। आगे हारू गाकू से फोन छीन लेता है। गाकू डर जाता है कि कहीं ये वापस से बात होगा बतंगड़ ना बना दे। किरिका उनको बताती है कि फाइनल राउंड में मैं तुम लोगों को अपनी कंपनी के बड़े से बड़े हैकर से लड़वाऊंगी, तुम बहुत बुरी तरह हारोगे, तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देगा, लेकिन घबराना मत, मैं तुम्हें कोई छोटी मोटी नौकरी देकर जिंदगी भर अपना गुलाम बनाऊंगी। हारू उसकी सारी शर्तें मानते हुए कहता है कि अगर हम जीत गए तो तुम हमारी गुलाम बनोगी। वो कहती है कि ऑलरेडी मेरी यहाँ पे जॉब है, लेकिन हाँ मैं एक रात के लिए तुम्हारी ये बात मान सकती हूँ। ये सुन के भाई गार्ड और अपना गाकू दोनों ही शौक हो जाते हैं। तभी फोन करके गार्ड को कहती है कि अगर हम नहीं जीते तो मुझे एक रात इनके साथ गुजारनी होगी। इनका गार्ड गुस्से में आया था और तैयार था कि वो उनको जरूर हराएगा। तभी हारू भाई गाकू को कहता है कि वैसे मैं पूछना ही भूल गया कि अगर हम जीतेंगे तो किसके साथ मस्ती करेगी। भाई गाकू शर्माते कहता है कि मुझे नहीं लगता, उसको पता है कि हम लोग जीतेंगे नहीं तो वो मजे ले रही है। आगे हारू गाकू को कहता है कि मैं हम दोनों के लिए बढ़िया कपड़े खरीदने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन फोकस किरिका नहीं, हमारा मेन फोकस इन्वेस्टर्स होंगे। अगली सुबह होती है, टूर्नामेंट शुरू होता है। लोगों ने काफी कूल टाइप के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन गाकू को अजीब लगता है क्योंकि उसने हारू के कहने पे ऐसे कपड़े पहने थे जैसे वो मीटिंग में जा रहा हो। तभी उसको पीछे से आवाज सुनाई देती है और गाकू हैरान हो जाता है कि इसने कैसे कपड़े पहने। इधर किरिका भी अपनी साथियों के साथ आती है और लोगों को काफी बुरा लगता है कि इस टीम ने स्पॉन्सरशिप कराई है तो ये तो चीटिंग हुई ना। तभी पीछे से देखते हैं कि हारू और गाकू आ गए और हारू ने एकदम प्रीस्ट के कपड़े पहने। गाकू कहता है कि तुम ऐसे कपड़े पहन के क्यों आए। वो कहता है कि उसको आसपास के लोगों की अटेंशन चाहिए और मुझे पता हम लोग जीतेंगे नहीं तो एटलीस्ट मैं भगवान की पूजा तो कर लूं। आगे सभी लोग फाइनल्स में बैठे हुए थे, हर कोई इन्हीं को घूरा जा रहा था और एक पहला स्टेप होने वाला है इनके ट्रिलियन गेम का। वेल इधर फ्यूचर में ये अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि मैं इतनी जल्दी बिलियनर क्यों बन गया, लोगों का मेरा इंटरव्यू लेना है, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी को मना कर दो। और तभी वो देखता है कि इस चीज के लिए बहुत देरी हो चुकी है, न्यूज वाला ने उसको पकड़ लिया है। सेक्रेटरी कहती है ये चीज करना जरूरी थी ताकि हमारी कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़े। तभी एक मीडिया वाला से पूछ लेता है कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। तब वो वक्त याद करता है जब सिक्योरिटी चैंपियनशिप में उसने पार्टिसिपेट किया था। आगे हम इसी सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि अभी करंट वक्त में एक स्टूडेंट है और इसी आदमी की अभी फिलहाल सेक्रेटरी बनी हुई है, जहाँ हारू और गाकू से मिलना चाहते हैं। उनको बस बेसिकली उन पे इन्वेस्ट करना है, ना कि उनके आइडिया पे। इधर गाकू बहुत डरा हुआ था कि सारी टीम्स के पास 4-4 लोग हैं और मैं सिर्फ अकेला हूँ। आगे अनाउंसर बताता है कि इस गेम का नाम है अटैक एंड डिफेंस। इसमें आपको दूसरों के सर्वर्स पर अटैक करना पड़ेगा, आप जितनों के सर्वर्स पर अटैक करोगे आपके उतने ज्यादा पॉइंट बढ़ेंगे। इधर बंदा काफी सुस्त हो चुका था तो सेक्रेटरी को कहता है कि हारू और गाकू कौन है मुझे बता देना। इधर ड्रैगन ग्रुप के लोग भी इन पे हंसते हैं कि इनके बस की कुछ नहीं है, हम ही जीतेंगे। आगे थोड़ा जल्दी रेडी होने के लिए भाई अपना गाकू उस पासवर्ड पर डालने वाला था जो उसको मिला था। तभी हारू उसको कहता है कि जब सब लोग कनेक्ट कर ले उसके 1 मिनट बाद ही कनेक्ट करना। और जैसे ही मुकाबला शुरू होता है हर कोई अपने लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट करता है और इधर अपना हारू आकर के अपनी छड़ी को लेफ्ट राइट घुमाने लगता है और भगवान का नाम लेता है। ड्रैगन कंपनी का मैनेजर कहता है कि उस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करो। और उनके इंजीनियर्स कहते हैं कि सर हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, पहले कनेक्ट हो चुका था लेकिन अब ये काफी स्लो चल रहा है। अब वो लोग एक एक करके देखते हैं कि उन सभी का काफी स्लो चल रहा है। उन लोगों को देख करके गाकू 1 मिनट बाद कनेक्ट करता है और वो किसी और वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, उनकी वेबसाइट खुल जाती है। वेल आगे लोग ये देख के हैरान थे कि गाकू ही काम कर रहा, बाकी सभी लोग परेशान है। आगे तभी इनको समझ आता है कि ये बेसिकली अपनी छड़ी से एल्यूमिनियम का पाउडर मॉडेम के आसपास डाल रहा है ताकि वाईफाई की रेंज स्लो हो जाए। मैनेजर जैसे ही उस पर अटैक करता है तभी वो खड़ा होकर बैक फ्लिप मार के चुपचाप आगे चला जाता है और फिर अपने मेन सूट में बैठा हुआ था। वहीं तभी बाकी हैकर्स को दूसरा वाईफाई मिलता है, वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। आगे बंदा किरिका को कहता है कि ये दोनों ही काफी मतलबी लोग हैं, इनको दूसरे का दुख ज्यादा पसंद है अपनी खुशी से। तभी सेक्रेटरी पूछती है कि आप इनको जानते हैं क्या, तो वो कहता है कि हाँ एक टाइम पे हम दोनों के बीच बहुत प्यार था। आगे गाकू को समझ नहीं आता कि पहले अटैक करे डिफेंस करे क्योंकि वो इकलौता ही है। जहाँ तभी स्कोर बोर्ड में गाकू और उसकी टीम को देखते हैं कि उनके धीरे धीरे स्कोर्स कम हो रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे के सारे हैकर लोग मिल करके उन्हीं पर अटैक कर रहे हैं। आगे हारू कहता है कि हमने भी तो इनके साथ गलत किया था, हम कुछ कह भी नहीं सकते। अब गाकू इतना डिमोटिवेटेड फील करता है कि उसको किरिका की बात याद आती है। इधर इसका मैनेजर भी काफी ज्यादा खुश था और किरिका को दिखाना चाहता था कि वो जीत गया, लेकिन किरिका शांत रहती है और खड़े होकर वहां से चली जाती है। जिसे देख करके हारू जाने वाला था उससे पहले गाकू के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनते ही भाई गाकू तेज चिल्लाता है। वहीं दूसरी ओर हारू जो है किरिमे के पास जाता है और किरिका से पूछता है कि हारने के बाद तुम किसके साथ मस्ती करना चाहोगी। और तभी लोग देखते हैं कि स्कोर बोर्ड में भाई इनकी टीम के स्कोर काफी तेजी में ऊपर जा रहे हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जहाँ हम देखते हैं कि भाई गाकू सभी के सर्वर्स पर अटैक कर रहा है, किसी को भी समझ नहीं आता कि भाई ये क्या हो गया और क्या हो रहा है। तभी मैनेजर अपने हैकर से पूछता है कि क्या हो रहा है। वो बताता है कि ऐसा लगता है कि हमारी कोड को वापस रीराइट करा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो इनके पास हमारे पासवर्ड्स हो। और तभी हमें पता चलता है कि वीडियो कॉल पे बात करने के बाद अपना हारू उसी जगह गया था जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है और वहाँ जाकर के उसने अपना एक सीक्रेट वाईफाई लगा दिया था, वो भी सेम नाम से। और उसके जानबूझ के छड़ी चलाने से वाईफाई स्लो हुआ तो सभी लोगों ने दूसरा कनेक्ट कर लिया और उसका मेन एक्सेस इसके पास था। और ये बात उसने जब गाकू को बताई थी, गाकू हैरान हो गया था और जब तक कुछ कर पाता भाई हारू ने एंटर दबा दिया था। इस स्ट्रेटेजी को हारू द सबमरीन स्ट्रेटेजी का नाम देता है। मैनेजर भी देखते हैं कि किरिका वापस यहाँ पे आ रही है। आगे भौंपू बच जाता है और ये लोग जीत चुके थे। इनका नाम हर इन्वेस्टर को पता चल जाता है और अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये देख के मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है तो वो मेन अनाउंसर के पास ये सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर के इनकी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इन दोनों को वैसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको बस इन्वेस्टर्स की आंखों में आना था। आगे मैनेजर किरिका के पास कहता है कि हम लोग जीत गए, आपको वहां नहीं जाना होगा। भाई किरिका कहती है कि अगर मेरा मन करा तो मैं वहां पे भी जाऊंगी, उनके पास जाके बोलो कि इनको कितने पैसे चाहिए। तभी पीछे से आदमी आकर के उन दोनों को प्रेस करके कहता है कि कहीं और चल के बात करते हैं। वो उनको बढ़िया से प्रीमियम मेंबर्स के लॉन्च लेके आता है। इधर ये लोग अपने लिए ड्रिंक्स को ऑर्डर करते हैं। वहीं सेक्रेटरी मैनेजर को कहती है कि
कि जो भी लाना थोड़ा सस्ता लाना। आगे इन्वेस्टर बताता है कि यहाँ पे सिर्फ अच्छे घर की लड़कियां ही आती हैं, सारी लड़कियां सेलिब्रिटीज हैं। आगे वो लोग लड़कियों से थोड़ा उस तरह की बातें करते हैं, समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ऐसी बातें भाई अपने गाहकों को पसंद नहीं आती कि इस तरह का नहीं है। तभी लड़की उससे पूछ लेती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तभी हारू कहता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा प्रो प्लेयर है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सीधा इंसान हूँ। आगे पूछ लेता है कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। हारू बताता है कि मुझे हर तरह की लड़कियां पसंद है और खासकर उस तरह की जो काफी सेल्फिश हो। और वो बेसिकली किरीको को ही याद कर रहा था। वेल तभी वो आदमी लीदे करके साफ बोल देता है कि मैं तुम्हें 30 करोड़ दूंगा और 20% हिस्सेदारी लूंगा। ये सुनते गाकू हैरान हो जाता है और कैलकुलेशन के मुताबिक ये डील काफी ज्यादा बढ़िया थी पहले वाली से, जहां हारू उसको कहता है कि यार तुम 15% के स्टेक पे रखो। सेक्रेटरी बताती है कि अगर तुम अपनी पहली वैल्यूएशन पे रहोगे तो तुम्हारी वैल्यूएशन 1000 करोड़ की होगी और अगर तुम इस वैल्यूएशन पे रहोगे तो 2000 करोड़ की होगी। आगे इन्वेस्टर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक और सवाल है, तुम दोनों बताओ कि तुम इनमें से कौन सी एक लड़की को चुनोगे। आगे इन्वेस्टर वॉशरूम करके आता है, तभी उसकी सेक्रेटरी बोलती है आपको शर्म नहीं है आपने इस तरह का सवाल पूछा उनसे। देखो मुझे उनके हरासमेंट वाले सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उनके बिजनेस से फर्क पड़ता है। मुझे दोनों लोग सही लग रहे हैं और मुझे पता है ये मेरे को ज्यादा पैसा ला के देंगे। आगे इन्वेस्टर अपना कार्ड देते हुए गाकू को कहता है कि हारू कहाँ पर है। वो कहता है कि वो अभी तो किसी लड़की से बात कर रहा था। और हम भाई अपने हारू को होटल के टॉप पे देखते हैं और ये इन्वेस्टर समझ जाता है कि उसने झूठ बोला। आगे इन्वेस्टर गाकू से मिलकर चला जाता है। वहाँ किरीको ये सोचती है कि मैं सारे पैसे दे दूंगी, मुझे वो दोनों अपने अंडर में चाहिए। इधर उसका मैसेज भाई अपने हारू को आता है और फिर उसको कॉन्टैक्ट हटा करके भाई उस लड़की के साथ, समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आगे किरीको उनकी याद में भाई पियानो बजा रही होती है और यहाँ पे बंदा कुछ और बजा रहा होता है। अगली सुबह 30 करोड़ कैश इन्वेस्टर इनकी टेबल में रखता है और हारू इन सभी को इस्तेमाल करने से पहले भाई सारे कैश पूल में ले जाता है और कहता है कि बड़े लोग भी ऐसी करते हैं, मेरा सपना था ये जो आज पूरा हो गया। इनकी ये हरकतें देख के इन्वेस्टर यही सोचता है कि लोग कितने बेवकूफ हैं। आगे फिर एक एक करके सारे नोटों को प्रेस से स्टेट करता है और गाकू कहता है कि हमें ये पैसे आपको कब लौटाने हैं। इन्वेस्टर कहता है कि जब तुम इनको 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दोगे। आगे फिर सेक्रेटरी इन दोनों को कंपनी, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स इन सभी के बारे में बताती है। इन शॉर्ट तुम ये मान लो कि अभी इनको 30 करोड़ रुपए मिले हुए हैं और इसका बस 15% रूल है। अगर आज ही कंपनी खोल के बंद कर देंगे तो इस इन्वेस्टर को सिर्फ 25 करोड़ ही हाथ में आएंगे, बाकी सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। आगे इन्वेस्टर को धमकाता है कि ऐसा मत कर देना और उनको समझाते कि कल को अगर तुम्हारी कंपनी 4000 करोड़ की हो गई तो इसमें से 1000 करोड़ मेरे होंगे, हमारा फिर बिलियनर्स लिस्ट में नाम होगा। आगे हारू कहता है कि अब हमें लोग चाहिए होंगे कंपनी के लिए, हमें लोगों को तब हायर नहीं करना जब हमें उनकी जरूरत होगी, हमें उनको तब हायर करना है जब उनको जॉब की जरूरत है। और तब वो कैलेंडर घुमा के बताता रहता है कि किस किस टाइम पे कब कब लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है। और तब वो बताता है कि जून के महीने में लोग पागलों की तरह अपने कोई जॉब ढूंढते हैं। तभी गाकू पूछता है कि हम उनसे काम क्या करवाएंगे। तो हारू बताता है कि हम उनको काम पे रखेंगे ताकि वो काम कर सके और बता सके कि कंपनी को क्या काम करना चाहिए। मेरी भी सर के ऊपर से गया भाई, ये पक्का पैसे डुबा देंगे। आगे लोग अपने घर पे जाते हैं। गाकू उन सभी 100 लोगों से पूछता है जिन्होंने इसकी हैकिंग के टाइम पे हेल्प की थी, तो वो सभी लोग मना कर देते हैं। तभी वो हारू से पूछता है कि हमारी कंपनी का नाम क्या होगा और वहीं वो देखते हैं कि भाई वेबसाइट में उसने इसकी फोटो लगा दी। इधर इन्वेस्टर अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या तुम गाकू की कंपनी में जॉब करोगी अगर मौका मिला तो। सेक्रेटरी कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, इस बारे में उसने हमसे बात करी थी लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। तभी भागता हुआ यहाँ पे आता है, गाकू को थोड़ा सा परेशान करता है। इन्वेस्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लोग ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। तभी गाकू दिखाता है कि काफी सारे एप्लीकेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और इंटरव्यू के टेबल में सेक्रेटरी, इन्वेस्टर और ये दोनों बैठे होंगे और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा है ट्रिलियनियर गेम। तो गाइस पिछले साल इसी टाइम पे मैंने एक मनी वाली वीडियो निकाली थी, तो बहुत टाइम हो चुका था, सोचा क्यों ना ऐसी ही कोई एनिमे एक्सप्लेन करी जाए। और सिनबाद की सीरीज एक्सप्लेन करते हुए तुम लोग काफी ज्यादा बोर हो चुके थे, तो काफी टाइम बाद एकदम न्यू आइडिया के साथ सीरीज एक्सप्लेन करी है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें सीरीज कैसी लग रही है, इसका आगे वाला पार्ट लाना है या नहीं, ये भी बताई देना। वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करो और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट में बताना कि अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर तुम्हें 30 करोड़ रुपए देता तो तुम उस मनी का क्या करते। चलो फिर मैं भी जा रहा हूँ अपनी यूट्यूब अर्निंग उड़ाने, अगले पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय।